हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में देखेंगे हम ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का विकास। भाई, जैसे जैसे ब्रिटिश भारत में का विस्तार होता गया, नए नए क्षेत्र इनके अधीन आते गए, वैसे वैसे सिविल सेवकों की जरूरत पड़ती गई और उसी से के हिसाब से इन्होंने सिविल सेवा का विकास किया और उनकी वृद्धि की। ये देख रहे हैं फोटो, ये सिविल भारतीय सिविल सेवा एकेडमी देहरादून भारत में ICS अधिकारियों का अंतिम बैच था 1944। तो देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए सिविल सेवा व्यवस्था स्थापित की गई, जो भारत में प्राप्त किए गए क्षेत्रों को प्रशासनिक मामलों को देखने वाली एक सुव्यवस्थित तंत्र में तब्दील हो गए। यानी वाणिज्यिक मामलों को देखने के लिए स्टार्ट हुआ था और बाद में ये प्रशासनिक मामलों को देखने लगा। अब बात करते हैं सिविल सेवा का विकास विभिन्न गवर्नर जनरलों के तहत हुआ। जैसे जैसे उनके दिमाग में विचार आए, जैसे जैसे उनकी जरूरत पड़ती गई सिविल सेवकों की, वैसे वैसे। तो देखते हैं, पहले आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये पहला गवर्नर जनरल थे जिसने भारत में इन सेवाओं को प्रारंभ किया और उन्हें संगठित किया। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कॉर्नवालिस ने विभिन्न उपाय किए, जैसे वेतन में वृद्धि की, निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, रिश्वत या उपहार इत्यादि लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया देशी रियासतों से, और वरिष्ठता के आधार पर तरीके तरक्की दिए जाने को प्रोत्साहन इसने दिया। 1800 में हम बात करें तो 1800 में वेलेजिली ने प्रशासन के नए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, लेकिन कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ने इस कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दी और इसके स्थान पर फिर सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए हेलीबरी इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई, जहां पर सिविल सेवकों को 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाता था। आगे बात करते हैं, चार्टर एक्ट 1853 के प्रावधान। तो सभी नियुक्तियां एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाने की व्यवस्था इसमें की गई, किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। कंपनी के जो पद हुए तो भारतीयों के लिए प्रवेश के द्वार खोल दिए गए, किंतु कभी इसका पालन नहीं किया अंग्रेजों ने। भारतीयों को फुसलाने के लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पद सृजित कर दिए गए थे। आगे बात करते हैं भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 की। तो प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए इसमें प्रावधान था कि प्रशासनिक सेवाओं में जो भर्ती होगी उसके लिए परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और परीक्षा केवल इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी, और भाषाएं जो होंगी वो ग्रीक और लैटिन होंगी। प्रारंभ में इसमें बात करें तो परीक्षा की आयु 23 वर्ष थी, लेकिन 1866 में 21 वर्ष कर दी गई और 1878 में 19 वर्ष कर दी गई थी। बात करें तो 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। लिप्टन की वैधानिक सिविल सेवा योजना क्या है? 1878-79 प्रशासन के 1/6 भाग अनुबद्ध यानी कॉन्ट्रैक्ट उच्च कुल के भारतीयों से भरना, यानी जो भी देशी रियासतें थी जो जो भी उनका नाम निर्धारित करेंगी वो 1/6 भाग सिविल सेवक वहां से लिए जाएंगे। इसके लिए प्रांतीय सरकारें सिफारिश करेंगी तथा वायसराय और भारत सचिव की अनुमति के पश्चात उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी जाएगी। ये है, कभी पूछ लिया, अभी IAS में भी नहीं पूछा, ये सिविल सेवा योजना 1879 किसकी है? लिप्टन की। तो हो सकता है पूछ ले, और PCS में भी नहीं पूछा तो संभावना वहां से भी पूछ ले। इनकी पदवी और वेतन संस्रावित सेवा से कम होता था, यानी जो दूसरे सिविल सेवक थे जिनका 2 साल की ट्रेनिंग होती है तो उनसे कम होता था। सिविल सेवाओं पर एचिसन कमेटी बनी 1886 में। इस कमेटी का गठन डफरिन ने 1886 में किया था, तो उस टाइम पे ये वायसराय थे। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो इसने सिफारिश की कि जो अनुबद्ध और अनुबद्ध शब्दों को, जो पद थे उनको समाप्त कर दिया जाए। सिविल सेवाओं को 3 भागों में बांटा जाए। पहला सिविल सेवा यानी राष्ट्रीय स्तर पर, इसके लिए परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाए। दूसरा प्रांतीय सिविल सेवा, प्रवेश परीक्षा भारत में, और अधीनस्थ सिविल सेवा, इसके लिए भी परीक्षाएं भारत में आयोजित की जाए। सिविल सेवा आयु को बढ़ा करके 23 वर्ष कर दिया गया फिर से। बात करते हैं मोंटफोर्ट सुधार 19 में भी सिविल सेवा से संबंधित प्रावधान थे। तो क्या थे?
सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड और भारत दोनों में कराने की सिफारिश की गई। दूसरा, प्रशासनिक सेवा के 1/3 पदों को केवल भारतीयों से भरे जाने की सिफारिश की गई और प्रति वर्ष 1.5% की दर से बढ़ाने का सुझाव दिया सिविल सेवकों को जो भारतीय होते। आगे बात करते हैं, ली आयोग बना 1924 में, इसने भी सिफारिश किया। ये भारत सचिव को ही भारतीय सिविल सेवा और सिंचाई विभाग के इंजीनियर तथा भारतीय वन सेवा इत्यादि में नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। दूसरा, स्थानांतरित क्षेत्र जैसे शिक्षा, लोक स्वास्थ्य में नियुक्ति का दायित्व प्रांतीय सरकार को सौंप दिया जाए। तीसरा, सिविल सेवाओं में भारतीय यूरोपियों की भागीदारी 50-50 के अनुपात में हो। और चौथा, एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। इसका गठन कर दिया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आगे बात करते हैं भारत में ब्रिटिश शैक्षणिक नीति क्या क्या थी। तो प्रारंभिक शैक्षणिक नीतियों की हम बात करें तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता मदरसा की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों और इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। उसके बाद बात करें 1784 में विलियम जेम्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ये एक सिविल सेवक थे। इन्होंने ही ये ध्यान रखना कि विलियम जेम्स एक सिविल सेवक थे। दूसरा, अभिज्ञान शकुंतलम और मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद भी इन्होंने किया। आगे बात करते हैं 1791 बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट सर जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत का कॉलेज खोला, जिसका उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। आगे बात करें तो 1800 में वेलेजली ने फोर्ट विलियम की स्थापना की कॉलेज की। 1817 में डेविड हियर राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसमें अंग्रेजी में विज्ञान और मानविकी का अध्ययन किया जाता। अब बात करें शिक्षा से संबंधित विभिन्न अधिनियमों में क्या क्या प्रावधान किए गए। तो पहला था 1813 के चार्टर एक्ट। उद्देश्य भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करना और दूसरा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ करना, इसका उद्देश्य था जो चार्टर में शिक्षा से संबंधित प्रावधान थे। इसके लिए कंपनी द्वारा प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन ये राशि कभी खर्च हुई नहीं थी कि कैसे किया जाए इस राशि को खर्च। 1923 तक यह राशि उपलब्ध ही नहीं कराई गई 1813 से। आगे बात करते हैं, ये शिक्षा को लेकर के अंग्रेजों के बीच भी आपस में विवाद था, जिसको आंग्ल प्राच्य विवाद बोला जाता है। भाई इनके अलग अलग विचार थे। क्या थे भाई, एक थे आंग्लवादी, और आंग्लवादियों का मानना था कि अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान तथा माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इस दल में थे लॉर्ड मैकाले, विलियम बेंटिंग, चार्ल्स ग्रांट और राजा राम मोहन राय। ये चाहते थे कि भारत में जो शिक्षा दी जाए शुरू से ही वो पाश्चात्य ज्ञान और अंग्रेजी माध्यम में दी जानी चाहिए। अनेक अंग्रेज और गवर्नर जनरल भी इसी पक्ष में थे। दूसरी तरफ थे प्राच्यवादी। इस दल में थे वॉरेन हेस्टिंग, जेम्स प्रिंसेप, एडमंड बर्ग, हेक्टर मुनरो, विल्सन आदि आते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए आंग्लवादी में कौन कौन समर्थक थे और दूसरा प्राच्यवादी में कौन कौन थे। तो इसमें थे वॉरेन हेस्टिंग, जेम्स प्रिंसेप, एडमंड बर्ग, हेक्टर मुनरो और विल्सन। इस दल के लोगों का मानना था क्या कि शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए और भारतीय दर्शन और विषयों को प्रमुखता देना चाहिए। आगे बात करते लॉर्ड मैकाले का मिंट 1835। इसने क्या दिया कि अपने स्मरण पत्र में मिंट में लिखा कि सरकार की सीमित संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य ज्ञान और साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। यानी इनके पास संसाधन तो थे, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा के लिए संसाधन थे। सीमित संसाधन है सरकार के पास, भाई ये बोल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा के लिए, देसी भाषाओं के लिए नहीं थे और स्थानीय ज्ञान के लिए। दूसरा, मैकाले ने कहा भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति और साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। आगे सरकार की योजना क्या थी कि समाज के उच्च एवं मध्यम वर्ग के एक तबके को शिक्षित कर एक ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो रक्त एवं रंग में भारतीय हो, लेकिन उसके जो विचार हैं, नैतिक मापदंड है, प्रज्ञा और प्रवृत्ति से वो अंग्रेज जैसे दिखते हो। और ये एक मीडिएटर के रूप में
सरकार और जनसाधारण के बीच दुभाषी की भूमिका निभा सके। इसका कथन है कि यूरोप की ये यहाँ से भी फैक्ट पूछ लेता कि हाँ ये कथन किसका है, तो यूरोप की एक अलमारी का तख्ता समस्त अरब और भारत के ज्ञान से अधिक समृद्ध है, ये इसने क्या। अब बात करते हैं डाउनवर्ड इन्फ्लेटर थ्योरी, शिक्षा का अधोगामी सिद्धांत, ये भी इसी ने दिया। इसका कहना था कि शिक्षा को सीधे निचले स्तर पर न लाकर ऊपर के स्तर पर लाया जाए, जो रिसाव के माध्यम से स्वतः नीचे पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या था कि जो भी बड़े लोग थे जिनकी एज 35, वो मतलब जो भी जवान है, जवान लोगों को शिक्षा दी जाए और ये हम उनको शिक्षा देंगे तो वो अपने बच्चों के उनके माध्यम से उनके बच्चों में खुद ब खुद शिक्षा पहुंच जाएगी। ये थी शिक्षा का अधोगामी सिद्धांत। आगे बात करते हैं थॉमसन के भी प्रयास, यहाँ से भी आता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। भाई उत्तरी पश्चिमी प्रांत, अभी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, वो वहाँ के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जेम्स थॉमसन। तो इन्हें देसी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की या बनाई, और इसने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले छोटे छोटे स्कूल जो थे उत्तर प्रदेश में वो बंद कर दिए। अब केवल कॉलेजों में ही अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाती थी। गाँव के स्कूलों में बात करें तो देसी भाषाओं में कृषि विज्ञान और क्षेत्र नीति जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन प्रारंभ गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन के प्रयासों से किया गया। अध्ययन के लिए देसी भाषाओं को माध्यम के रूप में चुना गया। थॉमसन का इसके पीछे उद्देश्य क्या था भाई, जो एक नवगठित था राजस्व विभाग था और लोक निर्माण विभाग, इसके लिए शिक्षित व्यक्ति यहाँ यहीं उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त शिक्षक जो शिक्षा विभाग का गठन भी किया गया। आगे देखते हैं चार्ल्स का वुड स्पेच 1854, इसको मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, शिक्षा का मेग्ना कार्टा। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। इससे भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या क्या सिफारिश की इसने, सिफारिश की भाई कि जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार स्वयं वहन करे। दूसरा, गाँव में देसी भाषाएं पाठशाला प्राथमिक पाठशाला को स्थापित की जाए। तीसरा, जिला स्तर पर एंग्लो देसी भाषा हाई स्कूल और लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। तीनों प्रेसिडेंसी मतलब वही कोलकाता, मद्रास और मुंबई। इसने वुड स्पेच में एक था कि हाँ स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की भी आवश्यकता पर बल दिया। आगे निजी, इन्होंने कहा कि सरकार अनुदान के माध्यम से निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दे शिक्षा के लिए। आगे कंपनी के जो 5 प्रांतों में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना भी काफी सुझाव चार्ल्स वुड स्पेच में था। सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा, इन्होंने बोल दिया कि हाँ शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होगी, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसने घोषणा की कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार है। बात करते हैं इससे संबंधित कुछ समितियां, यहाँ से भी कभी कभी सही मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाँ कब गठन हुआ या किसके समय में हुआ। तो पहला है हंटर कमीशन 1882, रिपन के काल में। कोलकाता विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1904 कर्जन के समय में। सैंडलर आयोग गठित हुआ 1917 से 19। कौन था इस टाइम पे गवर्नर? चैम्सफोर्ड। शिक्षा की वर्धा योजना 1937 गांधी जी की अनुशंसा पर किसने तैयार की थी? जाकिर हुसैन ने। सार्जेंट योजना आई 1944 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन ये कभी लागू ही नहीं हुई। और आगे स्वतंत्रता के बाद राधा कृष्ण आयोग बना 1948 से 49। यदि इनसे रिलेटेड फैक्ट आपको देखना तो आप दूसरी किताबों में देख ले या स्पेक्ट्रम में देख लेना, वो मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा इनकी डीपली पूछेगा नहीं ऐसे क्वेश्चन। तो ये हो गया आपके ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ, टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे इस पे 20 क्वेश्चन जो मोस्ट आने वाले, हो सकता है कि आने वाले पेपरों में फंस जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, आपको जल्दी से जल्दी वो अपडेट मिल जाए। थैंक यू।